बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन का थर्ड लेक्चर के अंदर टॉपिक 3.3 आर्टिफिशियल सैटेलाइट को समझेंगे। यह टॉपिक पेज नंबर 59, 60 और 61 पर मौजूद है और आज के इस लेक्चर में इन तमाम सब टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। बच्चों, सबसे पहले सैटेलाइट का आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट कहते किसे हैं। ऐसी चीज जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करती है, जमीन के गिर्द चक्कर लगाती है, उसको हम सैटेलाइट का नाम देते हैं। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून कुदरती तौर पर जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम नेचुरल सैटेलाइट का नाम देते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसानों के बनाई हुई चीजें, जिनको हम रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजते हैं और स्पेस में जाके रॉकेट से उसको अलग करके वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम देते हैं। इनसे हम मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जैसे मौसम की सूरत हाल। कुछ सैटेलाइट्स हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं और कुछ हमारे पास डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ होते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों हम? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस यूजिंग अ रॉकेट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। दीज सैटेलाइट्स आर केप्ट इन ऑर्बिट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और ये सैटेलाइट बच्चों जमीन के गिर्द अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मूव करती हैं, मतलब ग्रेविटेशन पुल की वजह से सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे आपने याद रखना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट और जीपीएस सैटेलाइट। जो सैटेलाइट हमें लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं उनको हम जीपीएस सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। और ये जीपीएस सैटेलाइट जो होता है बेटो, ये हमारे पास अर्थ के बहुत करीब होते हैं। और एक जियो स्टेशन सैटेलाइट्स हमारे पास जमीन से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, मतलब सैटेलाइट एक जैसे डिस्टेंस पर नहीं होते। करीब तरीन सैटेलाइट का जमीन से डिस्टेंस होता है तकरीबन 400 किलोमीटर और सबसे दूर जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं उनका तकरीबन डिस्टेंस होता है 42,000 किलोमीटर। मतलब हर सैटेलाइट का डिस्टेंस जमीन से मुख्तलिफ होता है। Explanation: when the satellite move in a circular path around the earth, it need force to keep it turning. This force is called centripetal force and it is provided by earth's gravity. हमने लास्ट टॉपिक में समझा था कि कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इस केस के अंदर जब सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा g इज इक्वल टू वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल थी वी स्क्र ओवर आर। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास g जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, v जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी को शो कर रहा है और r जो है हमारे पास ये रेडियस ऑफ अर्थ को शो कर रहा है, जो हमारे पास होता है 6400 किलोमीटर या 6.4 10⁻⁶ मीटर। क्योंकि किलोमीटर 10⁻³ मीटर्स के इक्वल होता है। जब हम इसे ओपन करेंगे ये बन जाएगा 6.4 10⁻⁶ मीटर्स के। नेक्स्ट बच्चों, हमने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो सैटेलाइट जो है सर्कुलर पाथ पर इस ऑर्बिट में मूव कर सकता है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास फार्मूला बनेगा, आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वी का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला आ गया हमारे पास वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 6.4 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7.9 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो सैटेलाइट है बेटा वो इतनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा जमीन के करीब। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू स्टे इन ऑर्बिट। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, जमीन के करीब जो है बेटा हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होती है। मतलब वो वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ के अंदर होती है। लेकिन बेटा जब आप जमीन से दूर जाते हो, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, इतना दूर चले जाएं जहां पर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो इस हाइट से भी कम हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है, रेडियस ऑफ अर्थ कम है, ये सैटेलाइट इतना दूर है जमीन से,
यहाँ पर जाने से बेटा 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पर जाने से रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और जी की वैल्यू भी बेटा कम हो जाती है। ज़मीन के करीब-करीब जो है जी की वैल्यू 9.8 रहती है, इसलिए जो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की है, ये उस सैटेलाइट की है जो ज़मीन के करीब-तरीन हो। जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, जो तकरीबन 400 किलोमीटर के राउंड अबाउट होते हैं ज़मीन के। तो ऐसे सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल आती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर चले जाते हैं तो बेटा जी की वैल्यू कम होने की वजह से उनकी वेलोसिटी इतनी नहीं होती, उनकी वेलोसिटी कम होती है, उन्हें कम वेलोसिटी चाहिए होती है सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए। तो ये पॉइंट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आपने याद रखना है, जब जमीन से दूर जाएगा ऑब्जेक्ट, उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 से कम होगी। नेक्स्ट बेटा टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला था 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट की रेडियस ऑफ अर्थ और वी की वैल्यू ये पुट की, तो बेटा हमारे पास टाइम आया 84 मिनट्स। और ये वो टाइम है जिसपे सैटेलाइट जो जमीन के करीब होते हैं वो इतने टाइम में एक राउंड कंप्लीट करते हैं। और जमीन के करीब में, जैसे मैंने पहले बताया, जीपीएस सैटेलाइट जो तकरीबन 400 किलोमीटर होते हैं जमीन से, वो तकरीबन इतने मिनट में एक अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करेंगे, मतलब एक चक्कर अपना कंप्लीट करेंगे। A satellite at height h much greater than the earth radius। और अगर हमारे पास हाइट h जो है वो ज्यादा होगी रेडियस से, मूव मोर स्लोली, और ये उतनी ज्यादा कम स्पीड से मूव करेंगे। मतलब उनका जो टाइम पीरियड होगा, इसका तो टाइम पीरियड आया था जमीन के करीब 84 मिनट, लेकिन जैसे सैटेलाइट जमीन से दूर जाते जाएंगे उनका टाइम पीरियड इंक्रीज होता जाएगा, मतलब उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए, requiring more time to complete one orbit। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ पर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे और देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है। लेट मैस ऑफ सैटेलाइट m है, मैस ऑफ अर्थ जो है कैपिटल M से नोट करेंगे और रेडियस ऑफ ऑर्बिट को r से। हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, यहाँ पर F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आपने 9th लेवल पर भी पढ़ा होगा। क्योंकि इस केस के अंदर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है सेंटीपिटल फोर्स के। तो बेटा सेंटीपिटल फोर्स है, इसको हम कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, r की एक वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। वेलोसिटी का फार्मूला बना स्क्वायर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर, और ये फार्मूला शो कर रहा है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर, मास ऑफ अर्थ के ऊपर और डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। द मास ऑफ सैटेलाइट कैंसल आउट, हेंस ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ सैटेलाइट मास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सब टॉपिक है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, जरा गौर से समझिएगा। फर्ज करें बेटा आप एक लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। जिस वायर की मदद से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, फर्ज करो खुदा न खास्ता वो टूट जाए, तो लिफ्ट के अंदर जो लोग होंगे क्या वो जमीन के साथ अटैच रहेंगे या वो हवा में उड़ेंगे? डेफिनेटली वो हवा में उड़ेंगे। उस लम्हे जो उनकी कंडीशन होगी उसको हम वेटलेसनेस कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें अपना वेट फील नहीं होता। इसी तरह सैटेलाइट के अंदर जब सैटेलाइट जमीन के गिर रिवॉल्व कर रहा होता है तो हर चीज उसी तरह जमीन की तरफ गिर रही होती है। इसकी वजह से हम कहते हैं सैटेलाइट के अंदर भी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। व्हेन अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, everything inside it including astronauts experience weightlessness, reason all object inside acceleration toward the earth at the same rate at the satellite। तो इसको हम फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं कि हर चीज जमीन की तरफ गिर रही होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उन्हें गिरने की कोई जगह नहीं मिलती, बल्कि वो सर्कुलर पाथ पे फिर मूव करते रहते हैं। और इस चीज को मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस एक्सपेरिमेंट इन सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर हम एक स्प्रिंग के साथ एक मैश को अटैच करेंगे और फिर उसकी फोर्स फाइंड आउट करेंगे, क्या वाकई उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है या नहीं लग रही। पर करें यहाँ पर सैटेलाइट के अंदर ये शख्स जो है स्प्रिंग के साथ उस मैश को अटैच करता है। इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बेटा वो हमारे पास जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और जो ऊपर की तरफ टेंशन या नॉर्मल फोर्स है
यहाँ पर हम नॉर्मल फोर्स भी इसे कह सकते हैं और टेंशन भी कह सकते हैं। तो बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, हमने प्रूव करना है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो 0 है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास GMM डिवाइड बाय आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी उसके वेट के इक्वल है। A mass hanging in a satellite feels no force pulling it down. Let prove gravitational force is equal to mg के टेंशन स्प्रिंग है F, ठीक है। रिक्वायर्ड फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंटीपीटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, तो बेटा वो हमारे पास इक्वल होती है mv स्क्वायर डिवाइड बाय r के। यहाँ पर डायग्राम में अगर आप देखें सेंटीमीटर फोर्स इन दोनों फोर्स की नेट फोर्स के इक्वल होगी, मतलब हम वेट में से mg में से इस टेंशन फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी। तो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला था mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू mg माइनस टेंशन इन अ स्प्रिंग। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो सेंटीपिटल फोर्स हो वो ग्रेविटी की वजह से थी, तो हम कहेंगे सेंटीपिटल फोर्स इज आल्सो इक्वल टू mg। तो बेटा यहाँ पर mg से कैंसिल हो जाएगा और टेंशन आ जाएगी, यानी टेंशन या स्प्रिंग आ जाएगी 0। मतलब वहां पर ये मैथमेटिकल प्रूव हमने किया कि स्प्रिंग जो है वो 0 वेट शो करेगा, वेटलेसनेस की कंडीशन होगी। इट डजंट मीन बेटा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अपना वेट फील नहीं करता, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे इस शख्स का वेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वेटलेसनेस की कंडीशन में, ये ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ गिरना चाहता है लेकिन इसको गिरने की जगह नहीं मिलेगी। और हर चीज बेटा यहाँ पर जमीन की तरह जमीन की ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल मोशन करेगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बेटा यहाँ पर अगर साइंटिस्ट इसी हालत में रहे तो कभी भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें अपना वेट फील नहीं होगा। अपना वेट फील करवाने के लिए इन्हें और इजीली काम करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसशिप को जो स्पेस होती है उसको अपने एक्सिस के रिवॉल्व करवाया जाता है, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी उस स्पेसशिप के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है और ये तमाम साइंटिस्ट इजीली अपना काम वहां पर कर सकते हैं। इन स्पेस देयर इज नो ग्रेव टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ग्रेविटी टू वी रोटेट स्पेसशिप लेट रेडियस ऑफ स्पेसशिप वाज इक्वल टू आर, एंगुलर स्पीड ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी वो थी ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो इक्वल होगी 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के। यहाँ पर जब हम पुट करेंगे ओमेगा की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन का ये फार्मूला बन जाएगा और हमारे पास जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आएगा ए इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है, तो टी स्क्वायर की जगह बेटा मैं अब एफ स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो इस वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। और दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 पाई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ए सी डिवाइडेड बाय आर। और फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट जी डिवाइडेड बाय आर। और बच्चों ये फार्मूला हमें बताएगा कि स्पेसशिप को हम किस फ्रिक्वेंसी से अगर हम रोटेट करवाएं तो इजीली उसके अंदर साइंटिस्ट और बाकी सारी चीजें जो हैं वो सरफेस के साथ अटैच हो सकती हैं और इंसान इजीली उसके अंदर रहकर कोई काम कर सकता है। इफ द स्पेसशिप रोटेट विद दिस फ्रीक्वेंसी इट क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी लाइक अर्थ। और ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।